कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी। आज का दिन भर का सबसे बड़ा मसला है राहुल गांधी की संसदीय चली जाना। इसके बाद से ही ये राजनीतिक मसला बन गया है और कांग्रेस और भाजपा दोनों में टकराव शुरू हो गया है। कई जगह पर कार्यकर्ताओं में झड़पें भी देखी जा रही हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इन सब के ऊपर इसके एक खास पहलू की तरफ ध्यान लेकर आना चाहता हूं। दरअसल आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभिषेक मनु सिंघवी और जो उनके जयराम रमेश समेत अनेक नेता थे, उन्होंने संबोधित किया प्रेस को और अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। जब अभिषेक मनु सिंघवी से ये पूछा गया कि अब आगे क्या, उन्होंने कहा कि जितने भी रास्ते हमारे पास हैं हम उन सब रास्तों पर जाएंगे और निश्चित रूप से पॉलिटिकल मसला है। और इसके पीछे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये स्पष्ट है कि इसमें राजनीतिक मंशा है, इसीलिए घटनाक्रम हुआ है। हालांकि कोर्ट पर टिप्पणी करने से कांग्रेस बचती रही, ये बड़ा समझदारी वाला कदम दिखाई दिया। वहीं उसके तुरंत बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भाजपा की, जिसको अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया। भाजपा ने ये स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की है कि गांधी परिवार राजकीय नियमों को नहीं मानता और अनुशासनहीनता कर रहा है, विशेष रूप से राहुल गांधी। दूसरा, उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि उनके विरुद्ध देश भर में अनेक मामले हैं, कुछ मामलों में वो जमानत पर हैं, कुछ मामलों की सुनवाइयां चल रही हैं और कुछ मामलों पर फैसले आने लग गए हैं। इसी के अंदर भाजपा ने तीसरा सबसे अहम मसला उठाया। उन्होंने कहा कि ये ओबीसी समाज पर हमला था, ओबीसी समाज को दी गई गाली थी या अपशब्द था। असल में जो राहुल गांधी ने कहा था वो एक अलग संदर्भ था, लेकिन जब ये कोर्ट से एस्टैब्लिश हो गया तो अब भाजपा इसको ओबीसी के विरुद्ध एक तरह से प्रचारित करना शुरू कर चुकी है। अब चूंकि ओबीसी का मसला है तो ओबीसी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल है, तेलंगाना, आंध्रा भी शामिल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो जातीय व्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस है वो ओबीसी समाज का ही है। ऐसे ही कर्नाटक में भी ओबीसी समाज का डोमिनेंस है, ऐसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ओबीसी समाज का डोमिनेंस है। आपने सुना होगा राजस्थान में गुर्जर आंदोलन एक ओबीसी समुदाय की ओर से ही उठाया गया आंदोलन था। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी जो लोधी होते हैं और जो किरार समुदाय से होते हैं, जिससे कि शिवराज सिंह चौहान आते हैं, ये समाज बड़ी संख्या में है और ये ओबीसी में आता है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में जिस समाज से भूपेश बघेल आते हैं वो भी ओबीसी में आता है और जिस समाज से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आते हैं यानी साहू, वो भी ओबीसी समाज में आता है। तो हम कह सकते हैं कि कर्नाटक के चाहे वो लिंगायत हों, चाहे मध्य प्रदेश के किरार और लोधी हों, चाहे छत्तीसगढ़ के यादव, साहू, देवांगन और कुर्मी हो, या फिर राजस्थान के गुर्जर, ये सभी ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में ओबीसी समाज को इग्नोर करना असंभव है। भाजपा ने बिल्कुल पिन पॉइंटेड ये बिंदु पकड़ा है और वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ओबीसी समाज के विरुद्ध है। इसको कांग्रेस को तत्काल ही काउंटर करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारत की अगर बात करें तो भारत में 60% से ज़्यादा ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में इनका पॉलिटिकल डोमिनेंस किसी से छिपा नहीं है। अगर इस मसले पर हम ये कहें कि भाजपा की फिरकी में कांग्रेस फंस गई है तो इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बताने की कोशिश की है कि ओबीसी के सच्चे रक्षक वही हैं। अब ये मसला और आगे बढ़ेगा, चूंकि ओबीसी समाज बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में भी रहता है। साहू भी मोदी होते हैं। दरअसल में ये वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कोरबा में कहा था। इस रैली को मैं भी कवरेज करने के लिए गया हुआ था। मैंने देखा था कि उन्होंने जैसे ही ये बात कही थी उसके बाद से चारों ओर से भीड़ ने तालियां पीटी थीं और जय मोदी के नारे लगे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बात को लोगों ने एंडोर्स किया था, बल्कि कुछ दिनों बाद हमने ऐसा भी देखा था कि बहुत से साहू समाज के युवा लड़कों ने अपनी डीपी में मोदी लिखना शुरू किया था। यानी कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम कर गया था और जिस कोरबा में भाजपा सबसे पीछे नजर आ रही थी वहां भाजपा फाइट में आ गई थी। हालांकि बाद में सीट जीत नहीं पाई, लेकिन इसका असर हुआ कि जो भाजपा सिर्फ 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हारती है, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में एकदम से जीतती
जीतती है, और जीतती ही नहीं है, बड़े फासले के साथ लगभग 47% वोट हासिल करती है। जबकि दिसंबर में हुए चुनाव में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सिर्फ 32% वोट हासिल किए थे। अगर हम ये ना भी कहें कि 2018 में 32% से 2019 अप्रैल मार्च तक भाजपा आखिर 48% पर कैसे पहुंच गई, तो हम ये कह सकते हैं कि भाजपा ने ओबीसी पर दांव खेला था। छत्तीसगढ़ की जो अनारक्षित 6 सीटें हैं, उनमें से 3 सीटों पर उन्होंने अपने ओबीसी नेताओं को जिताने में कामयाबी हासिल की है। उनमें एक बिलासपुर के अरुण साव, रायपुर के सुनील सोनी और दुर्ग के विजय बघेल, तीनों ही ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 2 सांसद और हैं जो कि ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, बाकी सीटें रिजर्व हैं। इस हिसाब से हम अगर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की 6 जो अनरिजर्व लोकसभा सीटें हैं, उनमें अधिकतर में ओबीसी ने ही जीत हासिल की थी। बहरहाल जातियों का दबदबा किसी से नहीं छिपा है, चाहे वो गुजरात का पटेल आंदोलन हो, चाहे राजस्थान का गुर्जर आंदोलन हो, या फिर हरियाणा का जाट आंदोलन। इन आंदोलनों के असर या प्रभाव जो भी रहे हों, परंतु इनको राजनीति कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। यानी कह सकते हैं राहुल गांधी की सदस्यता गई सो गई, लेकिन कांग्रेस के सामने एक नया प्रश्न यक्ष बन करके खड़ा हुआ है। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए बने रहिए मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।